स्वागत है आपका वेपर पावर साइकिल भाग 3 के लेक्चर में। इसमें हम लोग रीजनरेटिव वेपर पावर साइकिल्स के बारे में बात करेंगे और कोजनरेशन और सेकंड लॉ एनालिसिस कैसे करना है और कैसे पावर साइकिल में आपका रैंकिंग पावर साइकिल और साथ में आपका गैस पावर जो साइकिल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको कैसे जोड़ते हैं एक कंबाइंड साइकिल बनाने के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने जाना पिछले लेक्चर में कि किस तरह से बॉयलर के प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे आपको काम कर सकते हैं, किस तरह से आप मॉइस्चर कंटेंट जो है टरबाइन के एग्ज़िट पे आप कम कर सकते हैं रीहीट के माध्यम से। अभी बात करेंगे हम रीजनरेटिव रैंकिंग साइकिल का। इसमें एक इशू अभी और भी हमको हैंडल करना है कि यहाँ पे अगर देखें तो ये हमें पता है कि एवरेज टेम्परेचर जो है अगर ज़्यादा है जहाँ पे हीट डालते हैं तो एफिशिएंसी बढ़ती है। बट इस केस में जो ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये फ्लो, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें ये पार्ट जो है, ये पार्ट लो टेम्परेचर एडिशन है जहाँ पे आप हीट डाल रहे हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर पार्ट को इंक्रीज़ करें, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे को इंक्रीज़ करें तो कैसे करें। तो एक तरीका है कि ये जो आपको 2 से 2' है, ये जो लो टेम्परेचर पे है, जिसकी वजह से जो एवरेज टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से साइकिल की एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसको करने के लिए आपको कुछ जो ऑप्शंस हैं उसमें एक ऑप्शन ये है कि आप जो वाटर जो पंप से निकल रहा है ना, उसको आप वो स्टीम जो है जो टरबाइन से एक ब्लीड करा लीजिए, मतलब स्टीम निकाल लीजिए और उसके साथ आप उसको हीट करा दीजिए। इसे कहते हैं रीजनरेशन या फीड वाटर हीटिंग। तो कहने का मतलब ये स्टीम जो आपको यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से कुछ पार्ट को आप लीक करा लीजिए, मतलब इसे कहते हैं स्टीम को इसे निकाल लीजिए, और यही आपका जो है ये जो पंप से निकल रहा है, ये दोनों को आप एक्सचेंज कर लिए हीट ट्रांसफ़र के माध्यम से, जो कि आप दो तरह कर सकते हैं। एक फीड वाटर, ओपन फीड वाटर जहाँ पे मिक्स हो रहा है, और क्लोज फीड वाटर जहाँ पे बिना मिक्स किए। तो इसके दो फ़ायदे हैं। पहला तो ये कि ये बॉयलर पे, ये चूँकि हाई अगर टेम्परेचर पे जाता है तो बॉयलर पे जो है करोजन जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये लीक जो है वो रिमूव कर देता है इस प्रोसेस में। दूसरा ये कि ये जो फीड वाटर जो हीट है, जैसे मैंने कहा कि इसे दो तरीके से हम लोग मिक्स कर सकते हैं। एक तो ओपन फीड वाटर हीटर, जिसमें कि आपका मिक्सिंग हो जाएगी, एक्चुअली फिज़िकल मिक्सिंग हो जाएगी, और दूसरा जो है बिना मिक्सिंग के। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ओपन फीड वाटर हीटर। इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। इसमें लिटरली आपकी जो है मिक्सिंग हो रही है। तो जैसे मैंने कहा कि पंप जो है का कुछ एग्ज़िट जो है 2, वो मिक्स होगा टरबाइन के कुछ पार्ट से। तो टरबाइन का एक एग्ज़िट ले लेते हैं जो कि 6 है। यहाँ पे ये मिक्स हो रहा है ओपन फीड वाटर हीटर, और यहाँ का एग्ज़िट जो है वो दूसरे पंप में जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके 2 पंप हो गए, क्योंकि आपका टेम्परेचर बढ़ाने के चक्कर में 2 पंप हो गए, और वो फाइनली आपको 4 में जाता है। तो इसका अगर आप डायग्राम देखें तो ये है 1, जहाँ पे जो कि कंडेंसर के एग्ज़िट से निकल रहा है 1। यहाँ से ये 2 है जो पहला पंप आता है, तो यहाँ पे एक वर्क इन हो गया, ठीक है, इन 1, ठीक है, ये पंप इन 1 हो गया। यहाँ पे 2 से आपका जो है मिक्स हो रहा है 6 पे, ध्यान दीजिए 6 और 2 मिक्स हो रहा है, जिसकी वजह से ये फाइनली 3 पे आता है। तो ये 3 हो गया, ठीक है, और 3 के बाद फिर पंप होता है, तो पंप आपका W पंप 2 हो गया ये। तो फाइनली हमें मिलता है 4 गया है एक्चुअली बॉयलर, ये हो गया P बॉयलर। बॉयलर के प्रेशर पे 4 एंट्री करता है, बॉयलर जो हीट करता है T5 पे लेके आता है, ठीक है। यहाँ पे फिर वो टरबाइन पे जाता है, तो टरबाइन में एक लीक हो गया यहाँ पे 6, जो कि लो प्रेशर पे है,
ठीक है, लेकिन मीडियम प्रेशर पे मान के चलते हैं। यहाँ पे ये 6 हो गया, टेम्परेचर इसका थोड़ा हायर है, और बाद में बाकी जो बचता है वो आपका एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है। जो निकल जाए लिटरली आपको यहाँ से निकल जाता है, एक्सपैंड फर्दर हो जाता है, और बाद में बस निकल जो कंडेंसर पे जाके यहाँ पे इनलेट बनता है कंडेंसर पे, जो कि कंडेंस होकर 1 पे आता है। तो इस तरह से आपकी ये पूरी साइकिल हो गई। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो पार्ट है जो 6 पे जाता है वो उसका कुछ मास फ्रैक्शन होगा, मतलब चूँकि आपके पास 5 आया, 5 में से कुछ भाग जो है वो 6 पे निकल गया और कुछ भाग जो है बाकी 7 में निकल गया। तो जो मास फ्रैक्शन हुआ 6 जो रेट है डिवाइडेड बाय F5, ये आपका W हो गया। तो ये काइंड ऑफ मास फ्रैक्शन हो गया। तो Y फ्रैक्शन जो है अब यूज़ हो रहा है आपका जो 6 में जा रहा है, ठीक है। तो ये Y फ्रैक्शन हो गया। इससे आप ये भी निकाल सकते हैं कि इफ़ेक्टिवली टोटल आपका वर्क जो आउट है टरबाइन का वो कितना है, तो उसके बारे में अभी बात करेंगे। पहले तो नोटिस कीजिए कि दोनों, ये तो एक आइडल है कंडीशन है कि इसमें भी आपका एक इंटरनल रिवर्सिबल है, तो आइडल कंडीशंस हैं सब। और W पावर पंप इन जो है यहाँ पे, ये जो है W यूज़ होगा वो आपका V1 और डेल्टा P1 और डेल्टा P होगा जो P2 माइनस P1, और यहाँ पे जो होगा वो W2 है जो कि आपका V3 P4 माइनस P3 होगा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। अब इसके अलावा आपको ये देखना है कि भाई क्यू इन कहाँ है। क्यू इन तो नेचुरली यही है, ठीक है, एक ही क्यू इन है जो यहाँ मेन एक्चुअल क्यू इन है जो कि H5/H4 हो गया। और क्यू आउट कहाँ है, क्यू आउट आपका जो है ये है। लेकिन यहाँ पे अब क्या है कि चूँकि फ्रैक्शन कम है और ये पर यूनिट मास हम लोग बात कर रहे हैं, पर यूनिट मास का ये क्वेश्चंस लिखे गए हैं और इसी तरह फ्रैक्शन लिखा गया है। तो क्यू आउट जो है वो H7 माइनस H1 टोटल नहीं है, मल्टीप्लाइड बाई मास फ्रैक्शन जो यूज ज़्यादा है 1 माइनस Y होगा इसमें, ठीक है। तो ये आप एक्चुअली निकाल भी सकते हैं, आप एज्यूम भी कर सकते हैं कि ये M5 है, M5 के बेसिस पे ये टोटल एनर्जी बैलेंस यहाँ इसके लगा सकते हैं, और फाइनली आपको ये इफेक्टिवली आपको सब मिल जाएगा ये चीज़। तो ये क्यू आउट है, और W टर्बाइन में 2 भाग है, इसको आप W टर्बाइन आउट जो है वो ये निकल के आता है, ठीक है। और इसको चाहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि चूँकि ये H5 होगा माइनस जो है आपका M.5 Y H6 प्लस M.5 1 माइनस 5 H7। तो इससे आप ये भी निकाल सकते हैं कि ये एक्चुअली ये है, ठीक है। ये इनफैक्ट ये सेम चीज़ है, इसको बस आराम थोड़ा सा रीअरेंज किया गया है कि H5 माइनस H6 जो प्लस आपका 1 माइनस Y H6 माइनस H7। और इसी तरह चूँकि अब टोटल वर्क करना है तो ये पार्ट तो देखा जाए तो बाय डेफिनेशन है, लेकिन ये चूँकि ये फ्लो वर्क है तो नेचुरली आपको ये भी करना है कि एक्चुअल इसका टोटल कितना होगा, क्योंकि ये इसमें यहाँ पे जाके ये टोटल मास फ्लो रेट जो कि सेम आएगा जैसे कि M.5 जो यहाँ पे था वही एग्जैक्टली यहाँ पे भी होगा, बट ये दोनों चूँकि बटे हुए हैं तो यहाँ का जो वर्क है ये भी फ्रैक्शन में होने वाला है। तो इसीलिए 1 माइनस Y W पंप इन निकल के आता है जो कि कंट्रीब्यूशन है इसका टोटल वर्क इन का, और प्लस W वर्क 2 W पंप 2 इन मतलब इसका, ठीक है। तो ये टोटल आपका वर्क पंप इन आ जाएगा, ठीक है। इसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं एफिशिएंसी और बाकी चीज़ें, ठीक है। तो ये था आपका ओपन फीड वाटर हीटर। अगर क्लोज फीड वाटर हीटर होगा तो इसमें बाकी जब चीज़ें सेम है, बट ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी कि ये जो हीट एक्सचेंज हुआ है वो मिक्सिंग के फॉर्म में नहीं होगा, वो ये है यहाँ पे आपका लीक जो है 7 पे निकला है जो टर्बाइन से, जो कि आपका मीडियम टेम्परेचर और प्रेशर पे निकला है, और यहाँ से जो कंडेंसर है जो कि लो प्रेशर पे है ये जाके मिक्स होता है यहाँ पे। तो इसको ऐसे देख सकते हैं कि 8 आपका यहाँ पे हमने 8 है जो इनपुट है कंडेंसर पे,
ये कंडेंस हुआ, 1 हुआ, 1 आपका पंप में गया, 2 पंप से निकला, और पंप से निकलने के बाद यहाँ पे मिक्स होके आपके पास 2 स्ट्रीम बनी, एक जो कि मिक्सिंग हो रही है, मिक्सिंग चैम्बर में चला गया, दूसरा जो है वो वापस पंप में चला गया, फिर वो हाई प्रेशर पे जाके आपका ये मिक्स होता है, यहाँ पे आया प्रॉपरली मिक्स हो रहा है इसमें। तो इस तरह के डायग्राम, इस तरह के फॉर्म जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने फॉर्म ये TS डायग्राम में डाला है। तो इस तरह के आप अगर प्रोसेस बना सकते हैं। यहाँ पे बस ये है कि दोनों जैसे यहाँ पे है, दोनों अलग अलग प्रेशर पे है तो मिक्स नहीं हो रहे, और फाइनली यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रीम में मिक्सिंग प्रेशर है यहाँ पे प्रेशर सेम हो जाएगा, और ये पे तो ये पंप 2 जो है वो आपका 3 से 4 तक लेके आता है, जिससे कि आपका प्रॉपर मिक्सिंग हो रहा है यहाँ पे, और 4 और 5 जो है सेम प्रेशर पे है। तो ये इस तरह के डायग्राम आप जैसे मैंने कहा कि बना सकते हैं, और इसको और कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं इफ़िशिएंसी बढ़ाने के लिए। मेन पर्पस हमारा ये है कि हम समझ सकें कि ये सब प्रोसेसेस एग्जिस्ट करते हैं, और ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन जो हैं, कॉम्प्लिकेटेड और रियल जो प्रोसेसेस हैं इसके बारे में समझने के लिए आपको और अध्ययन करना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल के माध्यम से और समझ सकते हैं, बट चूँकि हमारा पर्पस है कि इसको एक्सपोज किया जाए कि आप लोगों को ये समझा जाए, इसलिए हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, बट कुछ एग्जांपल तो हमें करना पड़ेगा जिससे कि हम पूरे अप्रिशिएट कर सकें, इसको हम प्रशंसा कर सकें किस तरह से ये डिज़ाइन जो है कितने सालों में कैसे कैसे चेंजेस आए हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल ओपन फीड वाटर का है, क्लोज का नहीं है। क्लोज का थोड़ा सा ज़्यादा नंबर ऑफ डिवाइसेस ऐड हो गए हैं इसमें, और इसमें केवल हम लोग ओपन फीड वाटर हीटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा ओपन में क्या है कि प्रेशर जो है वो टिपिकली सेम होगा, जहाँ पे भी मिक्सिंग होगा वहाँ प्रेशर सेम होंगे। जैसे यहाँ पे भी मिक्सिंग बाद में किया है लेकिन प्रेशर सेम करके किया है, उसके लिए पंप 2 किया है। और ओपन में क्या है कि डायरेक्टली आपका प्रेशर सेम निकल के आता है, जो भी पंप जो भी लीक हम कर रहे हैं टरबाइन से, वो उतने ही प्रेशर पे कर रहे हैं जितने प्रेशर पे पंप 1 आपका प्रेशर लेके आता है, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं हम। तो ये है आपका एक स्टीम पावर प्लांट जो कि आइडियल रीजनरेटिव रैंकिंग साइकिल है, ओपन फीड वाटर हीटर है। स्टीम जो है वो इंटर करता है टरबाइन पे 15 मेगापास्कल और 600 डिग्री सेल्सियस पे, और कंडेंस होता है कंडेंसर पे 10 किलो पास्कल पे लेके आता है। कुछ स्टीम जो है निकलता है प्रेशर पे 1.2 मेगापास्कल पे, और जो है फीड वाटर हीटर पे करता है। चूँकि ये सेम प्रेशर होगा तो पंप 2 का प्रेशर भी 1.2 मेगापास्कल पे है, और वापस से निकलता है तो भी 1.2 मेगापास्कल पे है, और 3 पे जाता है, और दूसरे पंप से वो 15 मेगापास्कल पे जिस प्रेशर पे बॉयलर बॉयल कर रहा होता है, ठीक है। तो ये है आपका ओवरऑल आपका प्रोसेस डायग्राम और प्रोसेस डिज़ाइन जो है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी के प्लॉट में आप देख सकते हैं कि 1 आपका इनलेट है पंप 1 में, 1 से आपने 2 पे लेके आ गए जो कि आपका 1.2 मेगापास्कल पे है, और ये आपका 15 मेगापास्कल पे है जहाँ पे आपका बॉयलर काम करता है। कंडेंसर आपका 10 किलो पास्कल पे काम कर रहा है। तो 1 से 2 पे लेके गए, 2 से हीट किया, 2 से आपने मिक्स किया 2 और 6 को, तब जाके आपको 0.3 मिला, स्टेट 3 मिला, ठीक है। एंड 3 से फिर 4 आपने पंप किया, जिससे कि आपको 15 मेगापास्कल पे आप फीड जो है वापस बॉयलर पे लेके आ रहा है। तो यहाँ पे इनलेट वर्क हुआ, ठीक है। और नेचुरली आपका ये कंबाइंड जो है आपका WT है। तो फ्रैक्शन ऑफ स्टीम जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द टर्बाइन, मतलब हमें निकालना है ये Y कितना है, ठीक है, और थर्मल एफिशिएंसी निकालना है ईटा कितना है। तो ये हमारे पास 2 प्रश्न हो गए। अब इसको कोशिश करते हैं कि हम सॉल्व करें, ठीक है। बाकी जो कंडीशंस है, जो अप्रॉक्सीमेशंस है, वो तो हम लोग वही रखेंगे जो पहले हम है। इसको सब आइडियल ये सब मांगेंगे, कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं है इसमें, आइसेंट्रोपिक है। बाकी जो आपका पंप एंड टरबाइन जो है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, और बॉयलर कंडेंसर फीड वाटर इन सब चीज़ों में कहीं पे भी आपका प्रेशर कोई ड्रॉप नहीं है, ठीक है। तो सब ये आइडियल कंडीशंस हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये सब इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जो हमने क्वेश्चन पूछा है, इसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा स्टेट 1 का, ठीक है, जो आपको पास दिया हुआ है P1 = 10 किलो पास्कल, 10 किलो पास्कल, और ये है आपका सैचुरेटेड लिक्विड।
तो ये है इसका कॉरस्पॉन्डिंग H1 जो है वो HF एट 10 किलो पास्कल पे है, और V1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा V1 एट 10 किलो पास्कल। ठीक है। स्टेट 2 जो है वो आपका प्रेशर 2 दिया हुआ है 1.2 मेगा पास्कल। इंट्रॉपी आपकी फिक्स है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, और इसका आपको इंथैल्पी आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि वो H2 प्लस इक्वल टू H1 प्लस H2 इज इक्वल टू H1 प्लस W पंप 1 आएगा, क्योंकि ये 1 है तो 1 आएगा। तो ये आपका पंप 1 का जो है ये है आपका V1 P2 बाय माइनस P1, तो ये आपका इक्वल टू है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, जो P2 पता है और P1 पता है, V1 भी पता है, तो आपको H2 मिल गया। तो आपको H2 भी पता चल गया, H1 भी पता चल गया, V1 ये तो पता ही है फ्रॉम द टेबल। तो टेबल से आप ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब निकल के आता है स्टेट 3। मैं सब वैल्यूज़ में निकाल नहीं रहा हूँ, आपको प्रोसेस अगर समझ में आएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। स्टेट 3 में क्या है कि आपको प्रेशर पता है P3 आपका 1.2 मेगा पास्कल है। ठीक है। और ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड है, ये कंडीशन यहाँ पे है। ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड है जैसे हमने दिखाया यहाँ पे। अब यहाँ से आपको बेसिकली मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये आ गया V3 आपका आ गया VF एट 1.2 मेगा पास्कल, और H3 हो गया आपका HF एट 1.2 मेगा पास्कल। ठीक है। और स्टेट 4 की बात करते हैं। अगेन ये पंप पे पहुँचा गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ओपन फीड वाटर, ये पंप पे पहुँचा। ठीक है। तो यहाँ से आप लेंगे P4 जो कि 15 मेगा पास्कल है, जो कि फाइनली आपका P4 50 मेगा पास्कल है, और S4 जो है वो S3 है। और आपको इससे आपको आराम से ये निकाल सकते हैं, एसेंट्रोपिक है प्रोसेस। तो वो W पंप 2 जो है वो है V3 P4 माइनस P3, जो कि आप निकाल सकते हैं, क्योंकि V3 पता है, P4 पता है, P3 पता है। तो आपके पास फिर लेकिन अब इसके अलावा आप ये भी निकाल सकते हैं, H4 निकाल सकते हैं। H4 आपका H3 प्लस WP2, तो ये भी निकल गया आपका, क्योंकि S3 भी पता है आपको। तो आपके पास इन्फॉर्मेशन सब आ गई है 1 2 3 4 की। अब बाकी इन्फॉर्मेशन बची जो है वो स्टेट 5 की बची है। स्टेट 5 में आपका P5 जो है वो 15 मेगा पास्कल है। अब ये निकल के आता है सब सुपर हीटेड स्टीम का है। तो यहाँ से आपको टेबल 6 मिल जाएगा, यहाँ से आपको H5 मिल जाएगा और S5 मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। फिर आता है आपका स्टेट 6 है आपका P6 1.2 मेगा पास्कल, और ये चूँकि एसेंट्रोपिक है तो S6 इज इक्वल टू S5। यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन सा डेटा है। सुपर हीटेड में अगर जाएंगे तो आपको ये S5 जो है, और जो है S6 वो आपको कॉरस्पॉन्डिंग 1.2 मेगा पास्कल का SG से ज़्यादा मिलेगा। तो उसके हिसाब से आप देखें कहाँ पे टेबल फिट होता है। तो वो T6 जो है वो 218.4 डिग्री सेल्सियस में मिलेगा। कॉरस्पॉन्डिंग आपको इंथैल्पी जो है 2860.2 किलो जूल्स पर केजी में मिलेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे टेबल मिल जाएगा। फिर आता है आपका स्टेट 7, यहाँ पे ये 10 किलो पास्कल है जो कि P7 है, और आपको पता है कि S7 इज इक्वल टू S5 है। ओके, यहाँ से आप निकालेंगे क्वालिटी है S7 माइनस SG, ये SG और SFG कहाँ का, ये 10 किलो पास्कल का। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्वालिटी जो कि 0.8041 मिलता है। यहाँ से फिर आप HF निकाल देंगे, सॉरी यहाँ से आप H निकालेंगे जो कि HF प्लस X7 HFG है। तो यहाँ से ये निकल जाता है। तो ये आ गया H7। तो इस तरह से आपके पास सब इंफॉर्मेशन मिल गया है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एक तो Y वैल्यू निकालनी है,
और वाई वैल्यू निकालने के लिए आपको बेसिकली आप इसका एनर्जी बैलेंस निकाल सकते हैं कि भाई ये इफ़ेक्टिवली इसमें चाहे इसका भी एनर्जी बैलेंस लगा सकते हैं या आप मिक्सिंग का भी लगा सकते हैं। ठीक है, बेस्ट रहेगा मिक्सिंग का, क्योंकि इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहेगी, क्योंकि इसमें कोई वर्क नहीं इन्वॉल्व है मिक्सिंग में। सो मिक्सिंग में अगर है तो वर्क, मिक्सिंग वाला में नो वर्क है। ठीक है, और कोई एडिशनल हीट ट्रांसफ़र नहीं है, तो ई इन इज इक्वल टू ई आउट है। तो मिक्सिंग अगर डिवाइस पे अगर करे फीड वाटर हीटर पे, तो आपका ये जो आई मीन ये ओपन फीड वाटर हीटर पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो ओपन जो है फीड वाटर हीटर, तो ई इन इज इक्वल टू ई आउट अगर करे तो ये निकल के आएगा आपका समेशन एम डॉट इन इज इक्वल टू समेशन डॉट एन आउट। ठीक है, क्योंकि ये जनरली हम लोग कहेंगे कि ये इंसुलेटेड है। ठीक है, तो ऐसे केस में और एज्यूम करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी बाकी चीज़ें जो ज़ीरो हैं। तो अगर फीड वाटर पे करें तो यहाँ पे आपका इनलेट में क्या क्या है, इनलेट में आपका 6 और 2 है, आउटलेट में 3 है। तो ये निकल के आएगा वाई, अगर मान के चले कि ये पार्ट वाई है, इसमें वाई फ्रैक्शन है और पर यूनिट हम लोग ले रहे हैं मास, तो वाई टाइम्स एच ऑफ 6 प्लस 1 माइनस वाई टाइम्स एच ऑफ 2, जो कि यहाँ से निकल के आएगा, 2 से निकल के आया तो वाई आ जा रहा है, 1 माइनस वाई ये जा रहा है। ठीक है, और ये निकल के आएगा टोटल जो है H3। तो चूँकि 1 है, मतलब जो भाग है बाद में जुड़ जाता है तो वो 1 हो जाएगा, तो y पार्ट H6 में जाएगा, 1 माइनस वाई पार्ट H2 में जाएगा, और बाकी जो बचेगा बाद में जब मिल जाएंगे तो निकल के आएगा आपका H3। ओके, तो इसलिए इसमें यहाँ पे 1 है, ये होता अगर तो ऐसे भी लिख सकते थे y प्लस 1 माइनस वाई। ठीक है, तो ये निकल के आएगा 1, तो ये हो गया H3। तो y H6 प्लस 1 माइनस वाई H2, ये है आपका H3। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं y निकल के आएगा आपका H3 माइनस H2 डिवाइडेड बाई H6 माइनस H2। तो ये आपका सब इन्फॉर्मेशन ने निकाला हुआ है, तो यहाँ से निकल के आएगा 0.2270। अब क्वेश्चन ये है कि ईटा कैसे निकालेंगे। ईटा आपका 1 माइनस क्यू आउट प्लस डिवाइडेड बाई क्यू इन। क्यू आउट जो है आपका 1 माइनस जो है वो H5 माइनस H4 है, क्यू आउट जो कि कंडेंसर का है, क्यू आउट ये क्यू आउट का एक्चुअली H7 माइनस H1 आएगा, तो ये H7 माइनस H1 आएगा। ओके, तो ये लिखते हैं H7 माइनस H1। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई जो फ्रैक्शन है 1 माइनस वाई, और क्यू इन कितना है, क्यू इन आपका H5 माइनस H4। ठीक है, सो क्यू इन जो है वो है H5 माइनस H4, और क्यू आउट जो है वो 1 माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई H7 माइनस H1। ठीक है, तो इसी को हमने यहाँ पे डाले, तो ये इन्फॉर्मेशन सब हमें पता चल गया है और y भी पता चल गया, तो ईटा में मिल जाएगा आपका 46.3%। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपरली एनालाइज करें तो इससे क्या होता है कि ये जो हमने रीजनरेशन किया है यहाँ पे, क्योंकि इसमें ओपन फीड वाटर के हिसाब से हमने रीजनरेट किया है, जिससे कि आपको ये वाला टेम्परेचर जो है इफ़ेक्टिवली हाई मिले। इससे फ़ायदा क्या है कि अगर पहले हमने अगर ये नहीं किया होता तो इसका पहले का एफिशिएंसी जो है बिना उसके 43 था, तो इससे बढ़ के 46.3 हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ आप नोटिस बाद में, मतलब अगर एनालाइज करें तो उसमें और भी चीज़ें मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल क्या ये भी आप चेक कर सकते हैं कि पहले का जो है वर्क आउट कितना था और
कंपेयर टू जो आपने आपने किया हो, क्या स्पेसिफिकली कम हुआ है। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि हीट इनपुट जो है वो इफ़ेक्टिवली कम हो गया है। ये सब एनालिसिस कर सकते हैं। चूँकि हम लोग इस लेक्चर में इतना हम पूरा का पूरा डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, बट मेरा यही सजेशन है कि आप इन सब चीज़ों को देखें और ध्यान से देखें कि कितना वैल्यूबल है ये रीजनरेशन। क्योंकि इसमें इफेक्टिवली होता क्या है कि आपका वर्क जो आउटपुट है वो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन हीट इनपुट भी कम हो जाता है, इससे जिससे कि इफ़िशेंसी आपकी बढ़ जाती है, जो कि आपने देखा यहाँ पे। और जहाँ तक एडिशनल 3% अगर बढ़ भी रहा है तो भी बहुत बड़ा एक वैल्यूबल एडिशन है इस सब प्रोसेस में, क्योंकि इसका जो है यूटिलिटी आपके इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब ये इम्पॉर्टेंट है कि हमने जो एजम्पशन लिया था वो था आइडियल रैंकिंग साइकिल में, जो कि इंटरनली हम लोग रिवर्सिबल मानते हैं। इसीलिए आप जो सेकंड लॉ एनालिसिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि एक्चुअल जो रैंकिंग साइकिल है जिसमें रिवर्सिबिलिटी है, जो कि आपके जहाँ पे भी आपका हीट आ रहा है या मास फ्लो आ रहा है वहाँ पे रिवर्सिबिलिटी एग्जिस्ट होगा, तो आप निकाल सकते हैं एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन, स्टेडी स्टेट फ्लो बैलेंस कर सकते हैं। अब एक्सर्जी अगर डिस्ट्रक्शन निकालते हैं या चाहे वो रीजनरेशन निकाल के, जिसमें कि एस आउट माइनस एस इन करके, और ये जो दो टर्म्स दिए हुए हैं वो ऐड कर सकते हैं जहाँ पे भी आपका मास फ्लो हो रहा है, बाउंड्री हो रहा है। पर यूनिट मास में भी निकाल सकते हैं। तो इससे आप एनालिसिस भी कर सकते हैं कि कौन से डिवाइस में आपको ज़्यादा सोचना है कि किस तरह से उसको एफिशिएंट बना सके, है ना। तो ये एक आमतौर से एक एनालिसिस करते हैं। और इसके लिए आप नॉर्मली कोशिश ये करेंगे कि आप जो है जहाँ पे भी हीट ट्रांसफ़र हो रहा है हाई या लो टेम्परेचर से, वहीं पे ज़्यादा आपका एक्सर्जी डिस्ट्रक्शंस के कॉमन टेंडेंसी होगी। तो इसलिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कहा। जैसे इस केस में अगर साइकिल की बात कर रहे हैं तो समेशन ये यूज़ होगा। अगर केवल एक सोर्स है, एक सिंक है, तो ये यूज़ हो जाएगा। अच्छा, स्ट्रीम एनर्जी का डेफिनेशन ये है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसी का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो इन जनरल जो एनालिसिस करके हम लोग पता कर सकते हैं कि कहाँ सबसे ज़्यादा रिवर्सिबिलिटी है और कौन सी जगह हम पे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो जो एक्सर्जी डिस्ट्रक्शंस हैं वो नॉर्मली मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ट्रांसफ़र पे डिपेंड करता है, कितना अमाउंट हमने हीट ट्रांसफ़र किया है, और हाई और लो पे ये इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि क्यू पे डिपेंड करता है। और ऑफ कोर्स इसके बाउंड्रीज जो काम कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड कर रहा है। बट इन जनरल ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अमाउंट ऑफ क्यूज़ भी है, तो आप उसको मॉड्यूलेट भी कर सकते हैं, आप बाकी कंडीशंस को भी देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग कोई एग्जांपल नहीं करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा एक्सरसाइज हो जाएगा वीडियो लेक्चर के लिए। बट आप किताब में देख सकते हैं कई एग्जांपल एग्जिस्ट करता है, तो उसको आप पढ़ के आप समझ सकते हैं कैसे एक्सर्जी एनालिसिस कर सकते हैं इन सब रीजनरेटिव जो पावर साइकिल्स में और इन जनरल जो पावर साइकिल्स में। इंडस्ट्री में क्या है कि कई इंडस्ट्री में जैसे केमिकल हुआ, पंप हुआ, पेपर हुआ, ऑयल प्रोडक्शन हुआ, रिफाइनिंग हुआ, स्टील मेकिंग हुआ, फूड प्रोसेसिंग हुआ, टेक्सटाइल हुआ, इसमें कई तरह के जो रिक्वायरमेंट है उसमें इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमें एनर्जी इनपुट चाहिए होता है, जो कि प्रोसेस हीट कहते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि बॉयल ही करना है, तो इन सब इंडस्ट्री में बस हीट चाहिए होता है किसी न किसी फॉर्म में, जो कि प्रोसेस को चाहिए होता है। और ये सब जो प्रोसेस हीट है वो जो स्टीम जो है 5 से 7 एटमॉस्फेयर या 150 से 200 डिग्री के बीच में हमें चाहिए होता है। तो ये बहुत हाई भी नहीं है, जैसे कि हमने देखा कि बॉयलर वाला जो है कितना मेगा पास्कल में चल रहा है, या टेम्परेचर जो 600 तक जाता है, तो उस तरह से इतना हाई नहीं है। इसीलिए ये सब जो है वो हम लोग जो करते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं स्टीम के थ्रू, चाहे वो कोयल, ऑयल, नेचुरल गैस या बर्न करके। तो इसलिए ये बहुत ही कॉमन सेंस है, लगता है कि बहुत ही कैसे कि जो ऑलरेडी हमारा सिस्टम में जो बन रहा है, जितना हम लोग हीट वेस्ट करते हैं, क्यों ना उसको यूज़ किया जाए, क्यों ना उस जो हीट को लूज़ कर रहे हैं, जैसे बॉयलर से निकल के आया काफ़ी कुछ हम कंडेंस से छोड़ देते हैं, क्यों ना कुछ हीट हम उसमें से निकालें और उसको यूज़ करें। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बॉयलर है और ये प्रोसेस हीटर है जो प्रोसेस एक कंडीशन पे लेके आता है, और ये जो टेम्परेचर है ये ऑफ कोर्स इसका प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर उतना नहीं होगा जितना कि बॉयलर जितना कि आपका टिपिकल यूज़ हो रहा है।
उस वेपर पावर साइकिल्स में। बट ये जो हीट है बहुत काम की चीज़ है। इसे ये हीट जो है इसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस हीट, बिकॉज ये सफिशिएंट हीट है जो कि कई इंडस्ट्रीज़ में काम आ जाता है। तो इस सोच से जो है वो को जनरेशन का कॉन्सेप्ट बन के आया है कि कई जो प्लांट है जो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो प्रोसेस हीट रिक्वायरमेंट को भी मीट करते हैं, और इसीलिए उनकी जो बाकी एक्सेस हीट है या इंटरमीडिएट है जो भी है ये आपके को जनरेशन प्लांट हो जाता है। तो इसमें क्या है कि एक ही एनर्जी के सोर्स से आपके रिक्वायरमेंट्स दूसरे कई जगह ऐड हो जाता है इसमें। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके अगर आप सोचें तो जैसे अगर हम टरबाइन जो है यही जो अभी हमने देखा पावर साइकिल का, तो बॉयलर है, फिर टरबाइन में जा रहा है, टरबाइन से एक्सपैंड होके आपका कंडेंसर में जाता है, और कंडेंसर से यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि भाई हम लोग जो है वो हीट लॉस हो रहा है। बट यहाँ पे अगर हम जो है इसी चीज़ को अगर हम लोग कंसिडर करें कि ये कुछ पार्ट जो है जो लॉस हो रहा है उसको हम यूज़ कर सके, जैसे कि इस केस में ये आइडल स्टीम पावर टरबाइन जो को जनरेशन प्लांट है जिसमें कि 120 किलोवाट का जो इनपुट है हीट, उसमें से 100 किलोवाट जो है इसको हम लोग प्रोसेस हीट, मतलब इन द सेंस लो कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर पे हम लोग काम कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग यूज़ किए तो 100 किलोवाट का जो है काइंड ऑफ जो वर्क है या जो एनर्जी है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपका टरबाइन क्या है तो देखा जाए तो इसमें 120 पूरा का पूरा मिल सकता है, तो 100% एफिशिएंट भी हो सकता है एक तरह से। ओके, तो इस तरह से देखा जाए तो 100 किलोमीटर यूज़फुल है। मैंने फाइनली आप कितना यूज़ करते हैं, लेकिन हीट है आप पूरा का पूरा आप चाहे हीट एक्सचेंजर से यूज़ कर लीजिए या किसी और फॉर्म से, बट ये कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो दे रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा है 100 किलोवाट। जो एक्चुअल को जनरेशन प्लांट है वो 80% यूटिलाइजेशन होता है। इसका जो यूटिलाइजेशन फैक्टर है उसको हम ऐसा कहते हैं कि नेट पावर आउटपुट प्लस प्रोसेस हीट डिलीवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल हीट इनपुट। तो इसमें हो गया डब्ल्यू नेट प्लस क्यू पी जो ये क्यू पी है प्लस डिवाइडेड बाय क्यू इन जो कि ये क्यू इन है। ठीक है, तो ये आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर हो गया। तो इस तरह से आप इसे को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें कई बार प्रॉपर स्टीम पावर प्लांट भी बन सकता है, कई बार ये इफेक्टिवली को जनरेशन प्लांट भी बन सकता है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, ये है को जनरेशन प्लांट विद एडजस्टेबल लोड। इसमें लोड कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा प्रोसेस हीट की रिक्वायरमेंट है, कई बार उसमें स्टीम जो है वो प्रोसेस हीटिंग यूनिट में ज़्यादा दे देते हैं और कंडेंसर को बिल्कुल नहीं देते हैं। तो जैसे इस केस में क्या है कि हमने क्या किया, जैसे हमने तो यहाँ दिखाया कि ये प्रोसेस हीटर है, बट कुछ ना कुछ कंडेंसर होगा अगर आपको स्टीम पावर प्लांट बनाना है। तो ये आप देख लीजिए कि ये टरबाइन है, टरबाइन से एक स्टीम निकला जो प्रोसेस हीटर को जा रहा है, दूसरा जो भाग है वो कंडेंसर में जा रहा है। तो अगर हमें आपको पूरा का पूरा प्रोसेस हीट में चाहिए तो कंडेंसर का जो मास है वो फ्रैक्शन है वो ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है, इस केस में वेस्ट हीट जो है वो ज़ीरो हो जाता है, और बाकी ये जो गया टरबाइन से ये प्रोसेस हीट में गया, और प्रोसेस हीट से फिर पंप में गया, फिर पंप जो है ये प्रोसेस हीट से ऑफकोर्स कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होगा। तो इसका पर्पस ये हो जाता है, और इस तरह से आपका ये कंप्लीट साइकिल बनता है। अगर ये सफिशिएंट नहीं है, इफ़ दिस इज़ नॉट सफिशिएंट देन, तो उसमें क्या होता है कुछ स्टीम जो है जो बॉयलर से जाता है, मतलब इतनी अगर ये प्रोसेस हीट जो यूज़ कर रहे हैं जो लो प्रेशर और टेम्परेचर पे होगा, ये सफिशिएंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं कुछ भाग जो है वो बॉयलर से जो निकला है उससे हम एक्सपेंशन वॉल में चले जाते हैं, और ये आपका एक्सपेंशन हो गया, प्रेशर रिड्यूस कर दिया, और इस तरह से आपका ये प्रोसेस हीटर में और चले जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है, तो इससे डायरेक्टली प्रोसेस हीटिंग में है। तो मैक्सिमम जो प्रोसेस हीटिंग जो है वो तब होता है जब आपका स्टीम जो लीविंग द बॉयलर कम्प्लीटली वो ये पास हो जाता है एक्सपेंशन से। दैट मीन्स इसका मतलब M5 जो है वो M4 हो जाएगा। ये ऐसे कंडीशन में ये मैक्सिमम जो है प्रोसेस हीटिंग यूनिट में हो जाता है, और इस कंडीशन में जो पावर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो ज़ीरो हो जाता है। अच्छा, जहाँ पे आपका कोई कभी भी ये प्रोसेस हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जहाँ पे डिमांड ही नहीं है प्रोसेस हीट में, उस स्थिति में आपका M5 को ज़ीरो कर देते हैं, मतलब ये आपका ज़ीरो हो जाता है, और M6 को भी ज़ीरो कर देते हैं, ये भी आपका ज़ीरो हो जाता है। तो पूरा का पूरा आपका ऑर्डिनरी स्टीम पावर प्लांट बनता है। तो ये एक तरह से प्रोसेस है, इसको भी आप समझ सकते हैं। इसमें चाहे तो आप
एनर्जी बैलेंस भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्यू इन जो है वो तो वही रहेगा जो यहाँ पे ज़्यादा है, M3 मल्टीप्लाइड बाई H4 माइनस H3। क्यू आउट जो हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, M.7 H7 माइनस H6। क्यू पी जो आपका प्रोसेस हीट जो निकाल रहा है वो क्या होगा, वो M.5 H5 प्लस M.6 जो इसका और माइनस इसका, ठीक है। बाकी ये कहीं और ज़्यादा ये हीट चाहे हीट एक्सचेंजर के माध्यम से किसी और फॉर्म के माध्यम से, बट इतना एनर्जी हमारा जो है Q.P वो निकल रहा है प्रोसेस हीट यूनिट में। और फाइनली टर्बाइन का वर्क जो है वो हमने जैसे पहले भी किया था उसी फॉर्म पे होगा कि H4 माइनस H6 जो M4 माइनस M5 ये आएगा आपका इस वाला पार्ट में, ठीक है, प्लस M.7 H6 माइनस H5। इसको आप मास फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसे हमने पहले लिखा था, ठीक है। तो H4 माइनस H6 जो है वो ये है, ये वाला पार्ट H4 माइनस H6 मल्टीप्लाइड बाय जो फ्रैक्शन जो चेंज हुआ M.4 माइनस M.5 प्लस M.7। और नोट कीजिएगा कि भाई M.4 जो है वो M.6 प्लस M.7 प्लस M.5 होगा, इस तरह से, ठीक है। सो आप और इससे मास बैलेंस भी और कर सकते हैं और प्रॉपर्ली आप एनालिसिस भी कर सकते हैं इस पर। तो आखिरी एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं जो पॉपुलर मॉडिफिकेशंस है जो कि गैस पावर साइकिल में किया गया है। इसमें क्या है कि ये चूँकि वो हाई डिफरेंट कंडीशन पे काम करता है, वो हायर टेम्परेचर प्रेशर पे है, और इसको हमने टॉप अप किया है वेपर पावर साइकिल से। इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं कंबाइंड गैस पावर वेपर साइकिल। और काफ़ी ग्रेट इंटरेस्ट है इंडस्ट्री में इसको यूज़ करने से, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि थर्मल एफिशिएंसी जो है बढ़ जाती है, ठीक है। तो आइडिया ये है कि गैस साइकिल और ये वेपर साइकिल को यूज़ करने के लिए, और ये काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। इससे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी वजह से जो ये कॉन्सेप्ट है इसकी वजह से ऐसा नहीं कि कॉस्ट बढ़ रहा है। ये इन जनरल जो है न्यू पावर प्लांट जो ऑपरेट करता है वो ट्राई कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग स्टीम और गैस पावर प्लांट है उसको किस तरह से आप जोड़े और कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट का बनाएं। और एफिशिएंसी जो 50% से ज़्यादा की जा रही है और रिपोर्टेड है इसमें इस केस में। तो ये एग्जांपल है ये कंबाइंड गैस वेपर साइकिल का। इसमें आप नोटिस कीजिए किस तरह से किया है। तो जैसे कि आपने टर्बाइन हमने बात की थी कि यहाँ पे कंप्रेसर होगा एयर का, ओके, जो कि हाई इसको कंप्रेस कर दिया और हाई प्रेशर पे, और उसके बाद कंप्रेशन हुआ और ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे जाके गैस टर्बाइन पे जाके ऑपरेट करता है, और फिर बाद में 8 पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे इन जनरल जो है हीट एक्सचेंजर हम यूज़ कर रहे हैं जो कि बॉयलर की तरह काम करता है स्टीम के वेपर पावर साइकिल में, और यहाँ पे ये हीट एक्सचेंजर की तरह ये काम कर रहा है, और ये हाई टेम्परेचर पे लेके आ रहा है जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे मेंटेन कर रहे हैं। जैसे हम लोग को हमारा इंटरेस्ट है कि 2 से जो है वो किसी तरह 3 तक लेके आए, और 2 आपका जो है ये है और 3 ये है, मतलब इनलेट से आउटलेट। तो ये काइंड ऑफ बॉयलर की तरह काम कर रहा है हीट एक्सचेंजर, चूँकि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 8 यूज़ हो रहा है और एग्ज़िट जो कर रहा है वो 9 कर रहा है। मतलब ये जो गैस निकल के आ रही है ये पूरा का पूरा लूज़ कर रही है इसकी एनर्जी, और वो पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो बॉयल करने में काम आ रहा है स्टीम का। तो ये जो कंबाइंड फॉर्म है जिसमें कि हम लोगों ने गैस को यूज़ कर स्टीम को किया, इसको हम लोग कंबाइंड गैस वेपर साइकिल कह रहे हैं। जो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉर्मली प्लांट में होती है, तो इससे किस तरह से जोड़ा जाता है। तो इंस्टेड ऑफ कि हम लोग फेंक देंगे बाहर, वो फेंकने की जरूरत नहीं है। अब इसे काइंड ऑफ अ को जनरेशन ही है, बट इसको किस तरह से इफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, और इससे आपका सस्टेनेबल पावर प्लांट और इंजीनियरिंग हो रही है, वो जो कि आज के दिन में सोचना भी है कि वेस्ट ना करें, जितना मिनिमम वेस्ट करें एनर्जी को उतना अच्छा हमारे लिए।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया ये पूरा वेपर साइकिल, जिसमें कि हम लोगों ने शुरुआत की थी समझने की कार्नोट क्या काम करेगा। उसके बाद हमने कहा था कि किस तरह से रैंकिंग साइकिल आइडियल है वेपर पावर साइकिल के लिए। फिर हमने कहा था कि डिविएशन हो सकता है क्योंकि इरिवर्सिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, और किस तरह से जो रैंकिंग साइकिल का एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा की थी। किस तरह क्या कॉन्सेप्ट है रीहीट का, किस तरह से हम लोगों ने बॉयलर हाई प्रेशर पे काम करने की बात की। उसके लिए हम लोगों ने रीहीट स्टेज, 2 रीहीट स्टेज या 1 रीहीट स्टेज को यूज़ करना है, तो इसके बारे में हमने चर्चा की। फिर कॉन्सेप्ट आया कि रीजनरेटिव रैंकिंग साइकिल, जिससे कि एवरेज टेम्परेचर को बढ़ा सके। दैट मीन्स जो कि पंप का जो निकल रहा है उसको, उसके भी टेम्परेचर को बढ़ा सके बॉयलर को एंट्री से पहले। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आया ओपन फीड वाटर एंड क्लोज फीड वाटर। फिर हमने कॉन्सेप्ट कहा कि भाई को जनरेशन का, और आप इसे एनालाइज भी कर सकते हैं सेकेंड लॉ ऑफ एनालिसिस से कि कौन सा डिवाइस और कौन सा पार्ट ऑफ द प्रोसेस जो है वो एफिशिएंट नहीं है। और फिर हमने कहा कि भाई जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अगर गैस और पावर साइकिल है उसको कैसे जोड़ा जा सकता है, और उसे कंबाइंड गैस वेपर पावर साइकिल कैसे बनाया जा सकता है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है आजकल, जिसकी एफिशिएंसी 50% से भी ज़्यादा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये कॉन्सेप्ट समझे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमने किया कुछ एग्जांपल से, उससे आपको इस कॉन्सेप्ट को समझ में आया। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप लोग इसके जो टेक्स्ट बुक हम फॉलो कर रहे हैं उसके कुछ एग्जांपल्स भी आप कीजिए, जिससे कि आपको और समझ में आए, क्योंकि इसमें अभ्यास करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है ख़ास तौर से। तो अगले लेक्चर में एक नया टॉपिक हम शुरू करेंगे, फिर मुलाकात करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, बाय बाय।